Hello students, class 8. How are you all? Hope you all are fine. तो हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश से कंपनी आई थी, उसने भारत में कैसे राज किया इतने साल, 200 साल तक रूल किया। तो ऐसे ही तो नहीं होगा कि वो अपने देश से आए होंगे और भारत पे रूल करने लगे होंगे। उनके लिए काफी युद्ध लड़ना पड़ा उनको। तो हमने पहले पढ़ा था कि कैसे उन्होंने पहले लड़ा। पहले युद्ध हुआ था जो कर्नेटिक वॉर, यानी कि जो फ्रेंच के बीच उनकी लड़ाई हुई थी। फिर हुआ था बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। फिर हमने देखा था कि कैसे उन मराठों से लड़े, कैसे वो मैसूर टीपू सुल्तान से लड़े। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग इन जगहों को जीत गए, पंजाब को जीत गए, मैसूर को जीत गए, बंगाल को जीत गए, तो उनकी नजर पड़ी सिखों पर, जो सिख थे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 से लेकर 46 में। अब क्या इसमें हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब के जो नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र है, वहां पे जो सिख पावर है काफी शक्तिशाली हो रहा था। उस समय गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे, वो सिखों को काफी मजबूत बना रहे थे। द ब्रिटिश मेड अ पीस ट्रीटी विथ रंजीत सिंह टू चेक हिज ग्रोइंग पावर। और ब्रिटिशर आप लोग जानते करते हैं, वो जब भी जाते थे कोई ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करते थे। तो उन्होंने एक शांति समझौता साइन किया रंजीत सिंह के साथ, देखने के लिए कि वो आखिर कितना उनकी शक्ति है। आफ्टर हिज डेथ, और जब रंजीत सिंह की मौत हो गई, देयर आर अ लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमोंग सिख्स। सिख आपस में ही लड़ने लगे। वो बोलते थे कि मैं हूं यहाँ का राजा, मैं बनूंगा यहाँ का गुरु, वो बोलते थे मैं बनूंगा, मतलब वो आपस में ही लड़ने लगे। और इसका फायदा कौन, ये तो चाहते ही थे अंग्रेज कि इनमें फूट डालो। द सिख हैड बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अफगान अग्रेशन। और जो सिख थे उनको एक मजबूत सेना बनाना था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश थे और अफगानी थे उन पे आक्रमण करते थे, अग्रेशन करते थे। आप देखे होंगे, ये मूवी देखे हैं आप लोग जिसमें ये गाना है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, क्या नाम है उसका, जो भी नाम है। तो उसमें आप देखिए, जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उन पे अफगानी हमला करते हैं। ब्रिटिशर्स के तो वो साथ होते हैं, ब्रिटिशर का उसमें नहीं दिखाया, लेकिन अफगानियों का दिखाया है कि कैसे उस पर हमला करते हैं। तो वो उस समय हमला करते थे। व्हेन द ब्रिटिश अटैक, जब ब्रिटिश ने अटैक किया, द यूनाइटेड फोर्स ऑफ पंजाब, हिंदू, मुस्लिम एंड सिख फेस द ह्यूज ब्रिटिश आर्मी ब्रेवली। जब उन्होंने आक्रमण किया तो जो पंजाब की आर्मी थी उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। उन्हें बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिश का सामना किया। बट प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न ट्रेटर्स एंड द पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड। लेकिन बोलते हैं ना, घर का विभीषण लंका ढाए। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे लाल सिंह और कमांडर जो थे तेज सिंह, वो गद्दार निकले, ट्रेटर निकले, और वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और उनको हार का सामना करना पड़ा। किसको? सिख को। दे वेयर फोर्स टू साइन द ट्रीटी टू लाहौर, और उनको एक और ट्रीटी साइन करना पड़ा, समझौता साइन करना पड़ा। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जलंधर, दोआब एंड हैंडेड जम्मू एंड कश्मीर टू राजा गुलाब सिंह डोगरा। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जलंधर को अपने कब्जे में ले लिया, और जो कश्मीर था उसको राजा गुलाब सिंह डोगरा, जो कि मदद की थी अंग्रेजों की, उनको सौंप दिया गया। ठीक है, यहीं पे नहीं रुके अंग्रेज, उन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी किया। अब देखिए वो क्यों हुआ था। द ब्रिटिश वांटेड अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन पंजाब। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि हम बस पंजाब के एक छोटे से भाग में नहीं, पूरे पंजाब पे कब्जा करें। बाय एंडिंग द सिख किंगडम, सिख साम्राज्य को हटा के, मिटा के, लुटा के। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वार वाज एग्जाइल ऑफ लाल सिंह ऑन चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। इसके जो शुरुआती कारण थे इस युद्ध के, वो था कि लाल सिंह, जिसने अंग्रेज की मदद की थी, अंग्रेज की मदद कर दी, लेकिन वो तो जानते नहीं थे कि अंग्रेज कितने मतलब ये थे, समझ रहे हैं आप। तो लाल सिंह को बाद में एक कॉन्स्पिरेंसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उनको एग्जाइल मिस होता है देश से निकालना, देश से निकाल कर भेज दिया गया। बोले कि आप देश में रहने लायक नहीं, आप गद्दार है। बाद में अंग्रेजों ने उन्हीं को भेज दिया। सुनिए, अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने गद्दारी की थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें क्या सिला दिया, अच्छा सिला दिया। लॉर्ड डलहौजी, द ग्रेटेस्ट एनेक्शनिस्ट, अटैक पंजाब एंड मेड द लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, जो कि उनका इच्छा शक्ति काफी ज्यादा था, उन्होंने पंजाब पे अटैक किया, और जो आखिरी आजाद राज्य था भारत का, पंजाब,
उसे भी ब्रिटिश एम्पायर में शामिल कर लिया और पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया। ठीक है। द ब्रिटिश स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देयर पावर बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्गर आर्मी इन इंडिया। और फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो इंडियन प्रिंस थे, जो राजकुमार थे, जो राजा थे, उनकी पावर को लिमिट करने लगे। यानी कि जो रेवेन्यू सिस्टम था, टैक्स लेने का सिस्टम था, वो अपने अंडर में ले लिया। बोले कि टैक्स हम लेंगे, आप आराम करो। जो सेना था, आर्मी था, उसको भी अपने अंडर में ले लिया। और बस वहां के राजाओं को क्या देते थे, बोलते थे कि तुम देखो, किसी को जो प्रजा को जो दिक्कत है, जो प्रजा को जो समस्या है, आप वो सॉल्व करो, बाकी हम देखते हैं। अरे पैसा ही नहीं रहेगा, वो टैक्स ही नहीं लेगा राजा, उसके पास आर्मी ही नहीं रहेगा, तो वो क्या सॉल्व करेगा। यानी कि कुछ नहीं, वो बिना पावर का हो जाता था राजा। तो यही ब्रिटिशर्स करते थे। अब आता है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस बना था, एक गठबंधन बना था। द पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली वहां के वाइस रहे थे भारत के। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग इंडियन स्टेट विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन। और यह इसीलिए शुरू किया गया था यह पॉलिसी, ताकि जो इंडियन स्टेट है, भारतीय राज है, उसे ब्रिटिश के अंदर मिलाया जाए। द पॉलिसी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी डोमिनियंस इन द मेनी न्यू टेरिटरी वेयर एडेड टू द कंपनी पोजेशंस। और यह पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट रहा, महत्वपूर्ण रहा। काफी सारे जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश के अंडर में आ गए और ब्रिटिशर और मजबूत हो गए। अकॉर्डिंग टू द अलायंस, द रूलर हैड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द सुप्रीम पावर। और इस अलायंस के बाद जो रूलर थे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुप्रीम पावर मानना पड़ा, यानी उनके अंडर में उनको काम करना पड़ता था। ही हैड टू अलाउ ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी एंड पे फॉर देयर मेंटेनेंस। और उनको ब्रिटिश फोर्स को अपने टेरिटरी में आने देना होता था, यानी कोई उनको रोक नहीं सकता था। और उनको मेंटेनेंस भी देना होता था, यानी कि उनको टैक्स भी देना होता था। मेंटेनेंस के नाम पे टैक्स ही ना लेते थे वो राजाओं से। द रूलर कुड नॉट इंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर पावर। और जो रूलर होते थे, शासक होते थे, भारतीय शासक, वो किसी भी गठबंधन से जुड़ नहीं सकते थे। मतलब इतना उनपे ये डाल दिया, क्या कहते उसे, रोक लगा दी उनपे, कि उनका कोई पावर ही नहीं था। ना वो अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते थे, ना ही वो टैक्स वसूल सकते थे, ना ही आर्मी बना सकते थे, ना ही किसी से हाथ मिला सकते थे। क्या कर सकते थे वो लोग, कुछ नहीं। तो मेन सुप्रीम पावर कौन बन गया, अंग्रेज। ही कुड नॉट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। और ना ही वो युद्ध कर सकते थे बिना परमिशन के ब्रिटिशर्स के। उनको ये भी अलाउ नहीं था कि अगर आपको युद्ध, कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप युद्ध छेड़ दे उस देश के खिलाफ। ये भी ब्रिटिशर्स ने मना किया था। द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन टू हिज सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। और जो इंडियन रूलर थे, वो किसी यूरोपियन को, किसी अंग्रेज को अपने यहाँ काम पे भी नहीं रख सकते थे बिना ब्रिटिशर्स के अनुमति के। दे सरेंडर कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर टू द ब्रिटिश। और जितना भी उनका विदेशी मामला था, सब ब्रिटिशर्स संभालते थे। द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश वुड बी फाइनल इन द केस देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट विथ एनी अदर स्टेट। और जो ब्रिटिशर्स का डिसीजन था वही फाइनल होता था। कैसे अब सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया वो फाइनल है, उस समय जो ब्रिटिशर्स बोल देते थे, अगर दो राज्यों के बीच लड़ाई भी हो रहा है तो ब्रिटिशर्स जिसके पक्ष में फैसला देते थे वही फैसला माना जाता था। द सब्सिडियरी स्टेट हैड टू अबाइड ऑल ऑफ दिस कंडीशन इन रिटर्न टू विच द कंपनी प्रोटेक्टेड दैट स्टेट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल अटैक एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू इंटर इनटू दिस अलायंस। और जो इस अलायंस में, मतलब अंग्रेजों के अलायंस में अंग्रेजों के साथ रहने का निर्णय किया था, उसमें सबसे पहले निजाम थे हैदराबाद के, वो पहले शामिल हुए थे अंग्रेजों के ग्रुप में। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज एक्सेप्टेड इट बट लेटर मैसूर वाज फोर्स्ड टू बिकम अ सब्सिडियरी अलाई। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था, वो बोले कि जान दे दूंगा लेकिन अंग्रेजों के बीच में नहीं जाऊंगा, अंग्रेजों के अंडर में नहीं रहूंगा। आपको मालूम है, इसीलिए उन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को लॉयन ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, ऐसे नहीं कहा जाता है। उन्होंने, अंग्रेज इतने मजबूत थे फिर भी वो मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना फिर। लेकिन बाद में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, उसके उनके पापा जो थे हैदर अली, उनकी हत्या कर दी गई। और बाद में मैसूर को भी अपने अंडर में ले लिया गया अंग्रेजों द्वारा। द नवाब ऑफ अवध एंड बाजीराव सेकेंड ऑल्सो एक्सेप्टेड द अलायंस। और जो अवध के नवाब थे और जो बाजीराव सेकेंड थे मराठा, वो भी इनके ग्रुप में आ गए और इनको इनके अधीन आ गए, इनको अपना गुरु मान लिया, मालिक मान लिया, ये ना कह सकते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंसी पढ़ते हैं। इट वाज स्टार्टेड अंडर लॉर्ड हेस्टिंग हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। यह लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर में शुरुआत हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक।
ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम लोग रहने देते हैं। 10 मिनट का वीडियो भी हो गया है, काफ़ी है। आप लोग इसे पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझिए, जो भी करना करिए। भाड़ में जाइए।